बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सपोजर से इंटीग्रेशन की जो जर्नी है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल एंड द मोस्ट इट रिक्वायर्स द लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये वो स्टेज है कि जिसमें असल में काम होता है सारे का सारा। एक्सपोजर जो है वो आपको जो चीज़ आपसे तकाजा करता है वो एक ह्यूमिलिटी है इस चीज़ के बारे में कि आदमी ये समझ सके कि मेरे अंदर ये गलती पाई जाती है और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। वो जिधर से इंफॉर्मेशन आ रही है आपको, उसके बारे में आदमी ओपन रखे। ये जो अब स्टेज है जिस पे हम अब काम कर रहे हैं, जिसका आज हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ साथी तैयार करके लाए हैं तो उसको शेयर कर लें, वो है एक्सपोजर से इंटीग्रेशन तक। और इसके 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रखे थे लास्ट टाइम। इसी मकसद से रखे थे कि उन पर आपने गौर करना है और उनकी जर्नलिंग करनी है। ठीक है जी, ये जो एस्पेक्ट है इसको सामने रखते हुए अगर तो कोई करके लाया है तो ठीक है, अदरवाइज आई कैन स्टार्ट विद माय ओन। बिकॉज ये पिछला हफ्ता तो कुछ थोड़ा सा ऐसा रहा मेरे लिए भी कि जिसमें मुझे खुद भी ये महसूस हुआ कि एक बड़ा मेजर एस्पेक्ट है ज़िंदगी का जिसके ऊपर सीरियसली काम करने की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी अक्सर औकात नज़रअंदाज हो जाता है। तो वो मैं भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। आप में से कोई अगर पहले करना चाहे तो वो यू मोस्ट वेलकम जी। यू कैन स्टार्ट ऑफ। बिस्मिल्लाह करें जी। एक्सपोजर से इंटीग्रेशन। और हम काम कर रहे हैं आज आपके जर्नल एंट्रीज जो हैं 4 क्वेश्चन से। अगर आप कहेंगे तो मैं वो 4 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले भी कर दूंगा। तो वो उम्मीद ही है कि लास्ट टाइम मैंने चूंकि सारे कर दिए थे, एक सैम्पल एंट्री भी दे दी थी, तो उस पर अगर कोई काम किया है तो वो शेयर कर लीजिए। जी शबाना पर म्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा, ये जर्नल एंट्री के बाद जो क्वेश्चन है पहला था, व्हाट हैव आई बिकम अवेयर ऑफ रिसेंटली दैट नीड्स प्रैक्टिस। जी। तो जो इन दिनों में जर्नलिंग हो रही थी, मुझे सबसे ज्यादा ये अवेयरनेस मिली कि मुझे पॉज लेने की और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अ, अभी भी मुझे ह्यूमिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मुझे फीडबैक मिलता है तो वो मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ या फौरन जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करती हूँ। बाकी भी फेरिस्त है, लेकिन इस वक्त ये जैसे टॉप ऑफ द लिस्ट इसका राइट। जवाब आया मेरे पास जब मैंने इसको लिखा। व्हाट इज वन स्मॉल रिस्पॉन्स आई एम इंटेंशनली प्रैक्टिसिंग। तो इसमें मैं जो इंटेंशनली प्रैक्टिस कर रही थी, अगेन वो पॉज की ही थी। और उसके साथ में दूसरे के साथ आई कांटेक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, अपने सर को नोड करना, यानी कि कोशिश कर रही थी कि दूसरे को, वरना होता ये था कि बात कर रहा होता तो मैं कहती बात तो समझ आ गई है ना, अब आगे भी मुझे पता है आपने क्या कहना है। लेकिन ये मैंने ना इंटेंसिव कोशिश शुरू की हुई थी हम्म। कि दूसरे को ये फील आए कि मैं उसको समझ रही हूँ। तीसरा सवाल, वेयर कैन आई नोटिस दिस इज इन ऑर्डिनरी लाइफ। तो वेयर कैन जाहिर आई है मुझे प्रैक्टिस अपने दिस? हस्बैंड से, वेयर यस कैन आई सॉरी, वेयर कैन आई प्रैक्टिस इन ऑर्डिनरी जी। लाइफ। तो मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, कर रही थी अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। जी। चौथा था, आफ्टर प्रैक्टिसिंग व्हाट डिड आई नोटिस अबाउट एफर्ट नॉट आउटकम। ये जो था ना सवाल, इसका जो जवाब ये था, सबसे पहले जो इसके बाद मेरी रिफ्लेक्शन थी कि जब मैंने इस पे रिफ्लेक्ट किया तो मुझे ना एक मेरा पीस ऑफ माइंड में इजाफा हो गया। ओके, क्लैरिटी और अच्छी हो गई कि मेरा दायरा एफर्ट का है, मेरा दायरा एफर्ट का है। वरना पहले ना मुझे मेरा फौरन आउटकम पे चला जाता था, या तो अपने लिए कि मैं सही तरह नहीं सुनती हुए पॉज, या दूसरों के लिए, दूसरे देख नहीं रहे मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। तो ना ये एक पीस ऑफ माइंड हो गया, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ी कि मेरा दायरा एफर्ट का है, मेरा दायरा एफर्ट का है। ये इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली। अ, फिर मुझे एफर्ट वाले जो है प्रैक्टिस के ऊपर जब मैंने और रिफ्लेक्ट किया और नोटिस किया, तो
मुझे ये भी लगा कि मेरी सेल्फ वर्थ और मेरी आइडेंटिटी और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब पहले की तरह बार-बार नहीं हिल जाती थी। हुँ, जब मैंने वापस अपनी नज़र को अपनी एफर्ट की तरफ लाया, वरना पहले मेरी आइडेंटिटी हिल जाती थी, हुँ, कोई भी कुछ कह देता था, सेल्फ रिस्पेक्ट हिल जाती थी, अब वो ज़्यादातर इंटैक्ट रहने लगी है। ठीक, क्योंकि फिर मैं ठीक। वापस अपने आप को एफर्ट पर लाती हूँ। दूसरे ने कुछ कह दिया तो मुझे तो कुछ नहीं, दूसरे ने मुझे कह दिया आप बड़ी इम्पेशेंट हो, नहीं, मेरा अल्लाह जानता है मैं कोशिश कर रही हूँ। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छी थी कि मेरी जो अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस थी ना, अपने से, दूसरों से, वो बड़ी हद तक हिल गई अपनी जगह से और बड़ा सुकून मिला। वो लोगों से हिलकर वापस एफर्ट पर और अल्लाह पर आ गई कि मैंने ठीक बात सोचनी है, मैंने ठीक बात करनी है, मैंने ठीक तरह से बात सुननी है, मैंने समझनी है, कोशिश करनी है और फिर कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, पूरी बात तो मैं फिर भी नहीं समझ सकती। हुँ। अ, बस अभी और भी है, बस अभी मैं इतना ही शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और इसमें ये आपको कोई इसका एहसास कुछ थोड़ा-सा हुआ कि ये जो दोनों स्टेजेज़ हैं, द फर्स्ट स्टेज इज़ अबाउट बीइंग अवेयर एंड द सेकंड स्टेज इज़ इंटीग्रेटिंग दैट। इन दोनों में फ़ोकस का कोई फ़र्क महसूस हुआ कि फ़ोकस किस तरफ होता है? उधर किस तरफ होता है और इधर किस तरफ होता है? यस सर, मैंने इस पे खुद ही जो है ना किया था रिफ्लेक्ट। तो जब मैं एक्सपोज़र था ना, मैं बहुत डिस्कम्फर्ट थी। दूसरों के ऊपर मेरी निगाह थी, गलतियाँ दूसरों की थी ज़्यादा जो मुझे परेशान कर रही थी। और कहीं कि अपना भी दिखता था ना, तो एम्बैरेसमेंट थी, गिल्ट था, ये था, वो था। राइट, इंटीग्रेशन में जब यू फ़ील हो रहा है कि अब मैं इस स्टेज पे पहुँच गई हूँ, अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है। तो अब जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि मेरी ये इतना मुश्किल नहीं है काम, इतना हुँ, मुश्किल नहीं है। पहले मुझे लगता था जब हमने ये सफ़र शुरू किया था ना कि उफ़! ये क्या अब डायरेक्टर सेल्फ को भी एजुकेट करो, तो जो है अपनी ऑब्ज़र्वर सेल्फ को भी देखो, तो अपनी एक्टर सेल्फ को कैसे बंदे का पुत्र बनाओ। हुँ, तो अभी यूँ लगने लगा है कि ये थोड़ा-सा होने लगा है। ठीक, ठीक है जी, ठीक। जी, इंटीग्रेशन में मुझे तो मेरी मेरी मोटिवेशन बढ़ गई है, ये मैं शायद इसको सम अप करूँ। अच्छा, और ये जैसे बताइए कुछ-कुछ जिधर होने लगा, कुछ-कुछ होने लगा जी? है। सॉरी, सॉरी? मतलब मोटिवेशन बढ़ गई है कि कुछ-कुछ एफर्ट का आउटकम मैं फ़ोकस नहीं कर रही, लेकिन आउटकम दिख रहा है, ये मैं ओके, कह रही थी। ओके। और ये बताइए इसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है? आप आपने एक्सपीरियंस की फ्रस्ट्रेशन? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अ, ओके। लेकिन बहुत कम उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी अकरेंस है ना, फ्रस्ट्रेशन की पहले की निस्बत सिग्निफिकेंटली कम। अच्छा, ये जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रही हैं, ये ज़ाहिर है कि आप पहले से कर रही हैं। ये इट इज़ नॉट स्टार्टेड आफ्टर दिस सेशन लास्ट वीक, बल्कि ये आप पहले से कर रही हैं। जी। कहीं-कहीं ईज़ भी महसूस होती है या एफर्ट उतनी ही स्ट्रेनस है अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये जो बात है ना कि ऑर्डिनरी मोमेंट्स में तो मैं सबसे ज़्यादा अपने हस्बैंड से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बात करनी होती है हमने या बच्चों से, तो मुझे ईज़ी हो गया पॉज़ लेना, उनकी बात को समझना। और बहुत राइट। जगहों पर तो अभी डिसएग्रीमेंट होता ही नहीं है। और आपने कभी हेल्प भी माँगी कि मैं अगर इस तरह से ना करूँ तो मुझे ज़रा रोक दें, याद करा दें? ज़ाहिर है कि जी आपके सर, अपने ही लोग हैं। यस, यस अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से मैंने कहा मैं ये कोशिश कर रही हूँ, तो अगर आप लोग मतलब मैं एकदम तो ऐसे बोल देती हूँ बट मेरा ये मतलब नहीं होता। सम टाइम मैं हाँ, थकी भी होती हूँ, सम टाइम मुझे भूख लगी होती है। तो ना राइट, अब तो उनकी तरफ से इतना कोऑपरेशन होने लगा है। अम, मेरी माशाल्लाह, बेटी कहती है, "मम्मा आज आपने ज़्यादा काम कर लिए थे ना, तो हम इस पे बाद में बात कर लेंगे।" बाद में वंडरफुल, हम इतने मज़े से इतनी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन कर लेते हैं कि मैं खुद हैरान परेशान रह जाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात है जी। ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एज़ हस्बैंड वी मूव को फॉरवर्ड। तो अब मुझे मुँह से भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती।
उनको समझ आ जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी कोऑर्डिनेशन तो इसी रिश्ते में होनी चाहिए आइडली स्पीकिंग। तो वो राइट। पहले भी थी, लेकिन अब तो वो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट जो कॉन्शियसनेस असल में है, तो यूँ लगने लगा है कि रूह रूह और रूह से बात कर रही है। माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, एनीबडी एल्स जी? कोई और इस पर अगर बात करना चाहें? जी, और हमारे पास फिलहाल नहीं है पार्टिसिपेशन। ठीक है जी। मैं अपना इस हफ्ते में एक्चुअली लास्ट वीक कुछ एहसास हुआ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कि वन ऑफ द थिंग्स दैट आई प्रीच अ लॉट इज़ अबाउट बीइंग अवेयर कि जो कुछ ज़िंदगी में हो रहा है उसमें अल्लाह ताला का हाथ है, और इसके नतीजे में कुछ एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं, वो लाजमन होते हैं, जिसको हम अ, मिसाल के तौर पर तस्लीम, रज़ा, तवक्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवलप होती हैं, ये हमें मतलब ऑटोमेटिकली वंस वी नो दैट गॉड इज़ कंट्रोलिंग द होल थिंग, तो ये चीज़ें लाजमन डेवलप होती हैं। मुझे लास्ट वीक एक चीज़ का एहसास हुआ काफ़ी शिद्दत के साथ कि इनमें से जिस चीज़ को हम तस्लीम कहते हैं, यानी ये बात कि हम अ, अल्लाह ता अब जो मामलात चल रहे हैं कई दफ़ा हमारी एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ चले जाएंगे, कभी कोई ऐसा काम हो जाएगा कि जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, हमारे कुछ प्लान्स होंगे जो कि डिरेल हो जाएंगे। तो ये जो इस तरह के मसाइल होते हैं, इसमें व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट समटाइम्स आई बिकम वेरी स्ट्रेस्ड, और ये जो स्ट्रेस है, इस चीज़ ने वंस आई रिकग्नाइज दैट, तो फिर इस पे काम शुरू करने की अल्लाह ताला ने तौफीक दी। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, व्हाट वाज इट अबाउट और किस तरह से उसमें प्रोग्रेस हुई। ये मैं आपके साथ अपनी, ये मैंने इसको लिख दिया है, इसको शेयर कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने एक्सेप्टेंस, जिसको आप तस्लीम कहते हैं, तस्लीम, तस्लीम और रज़ा जिसको कहा जाता है, यानी खुदा की रज़ा पर राज़ी रहना, तस्लीम का मतलब एक्सेप्टेंस। आई हैव रियलाइज दैट व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट माई एक्सपेक्टेशंस, आई लूज माई काम एंड बिकम स्ट्रेस्ड। इन दोज मोमेंट्स I forget that outcomes are under God's control and that His decision, rooted in absolute knowledge, mercy, and wisdom, is better for me than my own liking and expectations. ये था कॉन्टेक्स्ट, और इसमें अब मैं आपके सामने वो तीनों सवाल ले आता हूँ, चारों सवाल कि जिनको मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था। क्वेश्चन वन था अवेयरनेस के बारे में कि व्हाट हैव आई बिकम अवेयर ऑफ रिसेंटली दैट नीड्स प्रैक्टिस। तो इसने ये लिखा कि आई हैव बिकम अवेयर दैट माई स्ट्रेस इज नॉट ओनली अबाउट इवेंट्स गोइंग रॉन्ग बट अबाउट माई अटैचमेंट्स टू हाउ आई थिंक थिंग्स शुड अनफोल्ड। मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ कि चीज़ें होनी चाहिए, अगर उनमें कोई रुकावट आ गई है तो उसमें भी स्ट्रेस पैदा हो जाता है। When my expectations are not met, I react as if something has gone out of control. ये आपको इस चीज़ का शायद अंदाज़ा हो, अगर आप काफ़ी अपनी ज़िंदगी को प्लान करने की कोशिश करते हैं कि आज ये करना है, आज ये काम हो जाना चाहिए, सो दैट आगे के काम स्मूथ रहें। कुछ चीज़ें जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं हफ्ते में, तो अगर और उनको चेंज नहीं करना है, तो जब ऐसी सिचुएशन है तो आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं वैसे ही दे शुड अनफोल्ड। तो व्हेन माय एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, I react as if something has gone out of control. In those moments, I forget that control was never with me to begin with. मेरे पास तो कभी भी नहीं था। असल में एक इल्यूजन है कंट्रोल का, क्योंकि ज़िंदगी में चीज़ें बिलअमूम बिलअमूम डिस्टर्ब नहीं होती हैं, तो हमें ये लगता है कि चीज़ें जब हम प्लान करेंगे तो उस तरह चल पड़ेंगी। लेकिन ये जो इल्यूजन है ये अक्सर औक़ात गलत भी साबित हो जाता है। क्वेश्चन 2 ये था जो इंटेंशनल प्रैक्टिस का था कि what is one small specific response I am intentionally practicing। इसमें मैंने लिखा कि when I notice stress rising because things are not going according to my expectations, I'm practicing pausing and reminding myself consciously that the situation is under God's control, not mine।
I'm practicing releasing the demand that events align with my preferences and choosing to respond with restraint rather than panic. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि where where can I practice this in ordinary life? I can practice this when my plans are affected by others' unexpected actions. And this, if I mean, having reached this stage of life, this happens almost every day. किसी ने टाइम दिया हुआ है, वो टाइम पे नहीं आया, किसी ने टाइम दिया हुआ है, वो मौजूद नहीं है उस वक्त, और आपको किसी के पास वक्त पे पहुंच के इंतज़ार करना पड़ता है. तो when others unexpected actions, when my plans are affected by others unexpected actions, when my efforts don't produce the desired results I desire or hope for, and when others act differently than I expected. These moments are frequent and ordinary, which makes them the real training ground for acceptance. इसमें जो चीज़ नोट करने की है वो ये कि असल में जो चीज़ हो रही है यहाँ पर, वो ये हो रही है कि हम ऐसा कोई देख रहे हैं मामला जिसमें कि एक तो डिसरप्शंस ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस हो रही हैं. हमने ये भी देखा है इसमें कि फेथ जो है, इट इज़ ब्रॉट इनटू लिव्ड रियलिटी. ठीक है जी, ये जो फेथ है कि अल्लाह ताला सब चीज़ों पे कंट्रोल है, ये मेरा फेथ है. ठीक है जी, इट इज़ ब्रॉट इनटू लिव्ड रियलिटी, नॉट रिजर्व्ड फॉर क्राइसिस ओनली. कोशिश ये की है मैंने. ठीक है जी. एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये कि रिफ्लेक्शन ऑन एफर्ट. ये जो ये वाली स्टेज है ना, फ्रॉम जो जिसमें कि आप ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन, इसमें टोटल फोकस जो है वो एफर्ट पर होता है. यानी यूँ समझ लीजिए कि मेरे साथ जो लोग इस पे गुफ्तगू भी करते हैं वो इस प्रोसेस में आते हैं, और फिर उसके बाद जो उनको डिसअपॉइंटमेंट्स और जो उनको एक तरह की डिस्ट्रेस होता है, वो ये होता है कि एफ़र्ट्स अभी भी उतनी करनी पड़ रही है. तो ये बात इम्पॉर्टेंट है समझनी कि ये स्टेज ही एफ़र्ट की है, टोटल एफ़र्ट की स्टेज है जी. इसमें और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इसमें लिख भी दी है कि आई नोटिस दैट इवन आफ्टर रिमाइंडिंग माई सेल्फ फॉर ऑफ गॉड्स कंट्रोल एंड विजडम द स्ट्रेस डिड नॉट इमीजिएटली डिसअपियर. वो जो इमोशन है वो ख़त्म नहीं होगी अभी. ठीक है, आपने वो जो मामला किया है, यू यू हैव एक्चुअली पॉज्ड, एक एफर्ट करके पॉज कर लिया है, आपने अपने आप को रिमाइंड करा दिया है, लेकिन इसके नतीजे में इमीडिएटली सारी स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो जाएगी. प्रैक्टिसिंग एक्सेप्टेंस स्टिल फेल्ट एफर्टफुल, but I also noticed that I reacted less impulsively and recovered more quickly. दोनों चीज़ों में फ़र्क पड़ता है. एक तो ये कि आपका उस वक्त का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है, वो मैनेज्ड होता है. और दूसरा ये कि वो जो आपको स्ट्रेस था वो अब 2-2 दिन तक बाकी नहीं रहता है, बल्कि in a few minutes you get over that. I'm learning that acceptance does not mean feeling calm instantly. It means choosing trust even while discomfort remains. ये इम्पॉर्टेंट बात है जी. एक्सेप्टेंस इज प्रैक्टिस बिफोर इमोशनल ईज अराइव्स. ये जो एक्सेप्टेंस की जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें इमोशनल ईज मेरे अमल के नतीजे में पैदा होनी है. ये जो अंदर मेरा जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन ये है कि अल्लाह ताला सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये उसके लिए सपोर्ट बन जाएगी. लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फ्रॉम द फर्स्ट डे और द फर्स्ट टाइम. आपको इस पे एफ़र्ट लगानी है, और ये एफ़र्ट अगर आप कंसिस्टेंटली लगाते रहेंगे तो फिर वैसे ही है जैसे आपने साइकिल चलानी या गाड़ी चलानी सीखी थी, कि हर अमल जो था वो एक कॉन्शियस एफर्टफुल अमल था, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता वो ईज़ में ढल गया. ये जो अब अगली स्टेज आएगी हमारी, उसमें जिस चीज़ में बुनियादी फ़र्क पड़ेगा वो ये एफर्ट ही है. यानी और ये मेरे साथ इसी हफ्ते में एक मेरे रेगुलर, वो समझ लीजिए कि उनसे दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, उनसे बात हो रही है पिछले कुछ अरसे से. तो उनको एक प्रॉब्लम ये थी कि ख़ास तौर पे एक फ़र्द के बारे में, एक शख्सियत के बारे में उनके साथ मसला ये था कि जब भी उनके बारे में बात होती है तो मैं कुछ ना कुछ बोल देता हूँ, विच आई शुड नॉट से. एंड बहुत दफ़ा इन्होंने मुझसे ये कहा कि बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल ज़ुबान पे आई हुई बात जो है उसको कई दफ़ा रोकना पड़ता है, कई दफ़ा स्लिप भी हो जाती है.
And this is, I think it happened for the last, maybe it was happening for the last 6, 7, 8, 10 weeks maybe. तो कल जब उनसे परसों बात हुई तो पहली मर्तबा उन्होंने मुझसे ये कहा कि, एंड ही वाज रियली एक्साइटेड, आई कुड सी दैट एक्साइटमेंट। वो कहते हैं इस दफ़ा बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं थी। इनफैक्ट वाक़े के बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे इस पर मैं कॉन्शियस भी नहीं होने की ज़रूरत पड़ी। मैं बोला ही नहीं कुछ, आई जस्ट डिड नॉट से एनीथिंग। एंड इन फैक्ट देयर वाज वन टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कॉन्शियसली कि यहाँ पे मुझे कुछ कह देना चाहिए, यहाँ पे गलती लगी हुई है किसी को, तो उस गलती को ठीक कर लेना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। जो नेक्स्ट हमारी स्टेज होगी इंशाल्लाह, उसको हम नेक्स्ट वीक डिटेल से देखेंगे कि उसके क्या हिस्से हैं। लेकिन उस स्टेज में जो बुनियादी फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि आपकी जो एफर्टफुल जो इस वक्त है ना ज़िंदगी, कॉन्शियसली आप एक काम सोचते हैं फिर उसके बाद एफर्ट करके वो करते हैं, वो जो काम है उसमें एफर्ट की कमी होनी शुरू हो जाती है। नाउ यू डोंट हैव टू पुश योर सेल्फ सो हार्ड जितना पहले कर रहे थे। तो ये मेरी है जी, जो मैंने जर्नल बनाया था। आप अगर इसके बाद कोई मज़ीद भी शेयर करना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, अदरवाइज क्वेश्चंस के लिए हाजिर हूँ। ये ये जो स्टेजेस है ना जी, ये आपकी हर हर उस ट्रांसफॉर्मेशन में काम आएंगी कि जिसको आप कॉन्शियसली करना चाहते हैं। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इनको अपने रिकॉर्ड में रखें एंड फोकस ऑन दीज, कि इनको अच्छी तरह से समझ लें। इसके ऊपर कोई सवालात भी हों तो अच्छी तरह से उनको क्लियर कर लें, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल। आई कैन अश्योर यू दिस हैज़ बीन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी ऑफ दोज जिनको मैं आई facilitate their meetings. आप any questions or anything that you would like to share, तो we are available. जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम तो पहले हो गया था। हाँ, जी, ये जो एक्सेप्टेंस की भी बात हो रही थी ना, तो इसमें भी मेरी रिफ्लेक्शन में जो है वो ये हो रही थी आजकल कि जब मेरे सामने किसी दूसरे की ज़िंदगी में कुछ हो रहा था ना, किसी का खुदा नास्ता कोई दुनिया छोड़ के अज़ीज़ चला गया या कोई उसको बीमारी या उसके बच्चों की मुश्किल, तो ये इन सब कन्वर्सेशंस के नतीजे में ना मैं उसको बड़े आराम से ये कह सकती थी कि अल्लाह की तरफ से है, कोई बात नहीं, सब्र करें, ज़िंदगी तो बस आना और जाना है, इस मोहलत को इस्तेमाल करें। फिर मैंने इसको कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू किया ना, तो ये मेरे साथ ऑटो पे होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे मेरे जो फिज़िकल सिम्पटम्स होते थे ना, कमर में दर्द है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है, गैस है, कभी हॉस्पिटलाइज़ है, तो ऑटोमैटिकली मैं उसको एक्सेप्ट करती थी और मैं कहती थी अल्लाह ने आसानी भी दी है, तकलीफ भी। फ़ोकस जो है ना वो ग्रैटिट्यूड की तरफ रहना शुरू हो गया, मुझे कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ी। लेकिन जब ये बात आती थी इंसानों के साथ मामलात में और अखलाकी मामलात में, तो बहुत कॉन्शियस रहकर एफर्ट करती थी और वहाँ ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। वहाँ पे मैं नहीं ये मानती थी, एक तो वहाँ पे अपना हाथ भी नहीं मानती थी, जैसे पेट में दर्द है तो अपना हाथ मुझे नज़र आ जाता था, अच्छा कल मैंने गलत कुछ खा लिया था, लेकिन वो नहीं नज़र आता था। अब कॉन्शियस एफर्ट के बाद ये उसमें थोड़ी चेंज आई है कि अपना हाथ नज़र आने लगा है और कहीं-कहीं छोटे-छोटे बिट्स में एक्सेप्टेंस भी होने लगी है। और एक चीज़ मुझे ये फ़ील हो रही है कि जैसे मर कर जीना शुरू कर दें, तो फिर मुझे लगता है जैसे मैंने मर के जीना शुरू किया है, तो कुछ चीज़ें अब आसान हो गई हैं पहले की निस्बत। अच्छा। अ, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया कि आइडेंटिटी मेरी हिल जाती थी ना, मुझे भाई लोगों ने कुछ कहा तो मैंने कहा उफ़! मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो झगड़ालू हूँ। तो ना मैंने साइकोलॉजिकल मेरी मौत वाक़ई हो गई थी। तो अब जब फिर मैंने मर के जीना शुरू किया है ना, तो मेरी एक्सेप्टेंस जो है ना, वो काफ़ी मामलात में बेहतर हो गई है। स्टिल बहुत एफर्ट दरकार है, बस मैंने यही शेयर करना था कि कहीं-कहीं छोटे-छोटे बिट्स में ऑटो पर होना शुरू हो गए। ये क्यों हो गई है? आपने क्या किया है इसके नतीजे में कि ये पैदा हुई है? एक तो बार-बार, बार-बार ये बातें सुन रही हूँ, कर रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। दूसरा अपना जो है ना अकाउंटेबिलिटी, हर रात और फिर अब नमाज़ के बाद भी 1-2 मिनट के लिए।
ठीक ठीक। तीसरा जो है वो ये दुआ बड़े शौर के साथ पढ़ने में मदद मिल रही है कि वादों का फ़हम, अल्लाह के वादों का फ़हम मुझे हासिल करने की कोशिश करनी है, अल्लाह मेरी मदद कर। फिर ये ए अल्लाह मुझे तेरे वादों पर भरोसा करने की हिकमत चाहिए, बस मुझे हिकमत चाहिए। तो फिर मेरा ज़हन मुझको याद दिलाने लग पड़ता है कि इस ये जैसे ये इन्होंने बोला है या ये हुआ है तो इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी। नॉट ऑल द टाइम बट लाइक पहले की निस्बत 1-2 पॉइंट बेहतर। ये माशाल्लाह चीज़ जी। मुझे ये दुआ जो है ना माशाल्लाह। कॉन्शियसली उर्दू में मैं पढ़ती हूँ जब नमाज़ में तशहद में बैठते हैं ना सलाम से पहले, तो बहुत यकीन के साथ मैं माँग कहती हूँ अल्लाह मुझे तेरे वादों का फ़हम चाहिए, मुझे तेरे वादों पर भरोसा करने की हिकमत चाहिए, मुझे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का हौसला दे दे, आज़ी दे दे, तेरे पास पीस है, मुझे पीस दे दे, तेरे पास एक्सेप्टेंस है, मुझे भी वो दे दे। तो ये चीज़ मदद कर रही है। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, जी। थैंक यू। मोहित साहब एक बड़ी अच्छी टच अपॉन किया बहन ने भी एक बात पे, और मैं भी इसी बारे में सोच रहा था ड्यूरिंग द वीक कि ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सपोजर, अपनी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का कतई तौर पे वीकनेस या अनएम्पावरमेंट का रिफ्लेक्शन नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा एम्पावर्ड इंसान होता ही वो है जो ये रियलाइज करता है कि अच्छा मेरे कंट्रोल में क्या है, और उसको वो अपनी पूरी कुवत के साथ कर डालता। तो वो जो एफर्ट वर्सेस आउटकम की डिस्टिंक्शन आपने लास्ट टाइम उस जर्नल के क्वेश्चन में उसमें कराई थी, आई थिंक दैट इज वंडरफुल। और शायद ये भी एक अच्छी चीज है जहन में रखने के लिए हमारे लिए कि आउटकम हमारे कंट्रोल में ना होना हमारी वीकनेस की निशानदेही नहीं कर रहा, बल्कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि उसके अलावा हर चीज हमारे कंट्रोल में, हर चीज हमारे पावर में है। अगर एक मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा एफर्ट करने से कोई चीज चेंज नहीं हुई तो 11वीं दफा एफर्ट करना भी हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद भी हमारे कंट्रोल में, और ये उस वक्त तक हमारे कंट्रोल में रहेगा जब तक सांसें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात है जी ये। और यही है कंट्रोल में है। आपने आपने इसको जिस तरह से प्रेजेंट किया उस तरह से लगता है जैसे जैसे ये दिस इज अदर देन आउटकम। मैं इसको हमेशा इस तरह से देखता हूँ कि अदर देन एफर्ट कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आपने इसको इस तरह से रखा है कि अदर देन आउटकम सब कुछ कंट्रोल में है। दैट मेक्स इट हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल वाली बात हो गई है। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। ठीक जी। जबरदस्त। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आज ही मेरी, यस्टरडे एक्चुअली, मेरी एक फेलो एंटरप्रेन्योर से बात हो रही थी, और इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि एंटरप्रेन्योर के अगर आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात करें तो वो और उसको कंपेयर करें किसी ऐसे किसी एम्प्लॉयड माइंडसेट के किसी बंदे से। और मेरा पॉइंट ये नहीं कि अच्छा क्या बुरा क्या, तो whoever is making it work is making it work, जो भी उनको सूट करता है। लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस ये आता है कि एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है कि पहले बिजनेस थोड़ी चल पड़ेगा, दूसरा थोड़ी चल पड़ेगा, और चल पड़ा अगर तो फिर तुक्का लग गया। इट्स नॉट सपोज टू हैपन, आई एम नॉट सपोज टू विन राइट अवे। वो एक्सपेक्ट करता है फेलियर को, और इसीलिए वो उसको माइलस्टोन समझते हैं कि अच्छा अब इसका मतलब है कि मुझे या तो डिफरेंट टैक्टिक ट्राई करना है, या कोई बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच ट्राई करनी है, या डिफरेंट बिजनेस ट्राई करना है। तो ये एक एम्पावर्ड माइंडसेट की अप्रोच होती है कि वो उसको जीने की तरह देखता है, वो स्टेपिंग स्टोन की तरह देखता है फेलियर को। और वो एंड द सेम अप्रोच वर्क्स एवरीवेयर, वेर एवर वी वांट ग्रोथ। वो पर्सनल लाइफ में भी अपने वीकनेसेस को भी छोटी से बड़ी चैलेंज में अप्रोच आई थिंक फंडामेंटली सेम रहती है। वेरी वैल्यूबल, वेरी वैल्यूबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। ये बिल्कुल सेम रहती है। ये एफर्ट सेम रहती है। और सच्ची बात ये है कि आपको अगर कुछ चैलेंजेस पेश नहीं आ रहे तो आपको सक्सेसेस की वैल्यू भी नहीं पता चलेगी हकीकत में।
और फेलियर्स जो हैं वो असल में कितने बड़े लर्नर्स हो सकते हैं, ये इससे अल्लाह ताला, वो किसी ने कहा है ना, फेल अर्ली एंड फेल एंड फेल अर्ली। जिंदगी में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शुरू में सक्सेस के बजाय फेलियर्स जो हैं उससे आप सीखने को आप पालें, बिकॉज दैट इज़ व्हाट विल ओपन द डोर्स फॉर अल्टीमेटली बिगर सक्सेसेस इंशाल्लाह। बहुत अच्छा है जी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, सर मेरे केस में ये हो रहा है कि कुछ चीज़ों में जो है वो मैं कॉन्शियस होती हूँ और चीज़ों को ओवरकम कर लेती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी वाक़यात हो जाते हैं जिसमें मैं कॉन्शियस नहीं होती, यानी हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फ़ौरन बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि ओह! ये तो मैंने गलत कर दिया, यानी यहाँ पे ये रिस्पॉन्स तो ठीक नहीं था। तो ज़्यादातर ये हो रहा है कि बाद में रिफ्लेक्ट हो रहा है और कम ये हो रहा है कि पहले से प्रिपेयर है, क्योंकि एक मेरी थोड़ी-सी अजीब-सी आदत है कि मैं हर काम को नियर टू परफेक्शन करने की कोशिश करती हूँ और उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि इसमें मुझे, जब मैं ये काम शुरू कर दूँ तो इसमें मुझे कोई हर्डल ना हो मेरे सामने। लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली जब वो हर्डल मेरे सामने आ जाती है, तो मैं अपनी हैबिट जो मेरी इतने सालों से डेवलप हुई हुई है, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्सा निकल जाता है। लेकिन बाद में फिर पहले तो ये था कि रिफ्लेक्शन थी ही नहीं, यानी इसके ऊपर कोई वो नहीं था कि अच्छा ये भी कुछ गलत किया है ये किस्सा, लेकिन अब ये है कि उसके फौरन बाद रिफ्लेक्शन आ जाती है कि अच्छा ये यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको पेशेंस के साथ, जैसे सर अभी आपने भी शेयर किया कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है और इसके ऊपर सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ जो है अभी तक सर, मतलब मुझे फिर जब इस तरह की जब चीज़ मेरे से डेवलप हो जाती है और जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, तो फिर मेरी वो फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेज आती है कि आप, ओह ये तो मतलब मैं इतने अरसे से इसको सोच भी रही थी और मैंने कहा मैंने इसके ऊपर करना भी है और सारा कुछ है, लेकिन जब ये हुआ है तो उस वक़्त उस मोमेंट पे तो मुझे ख़्याल ही नहीं रहा और बाद में मुझे अब ख़्याल आया, तो मतलब ये एक मुसलसल एक जैसे एक स्ट्रगल, एक जंग सी जारी है, जो कि फिर कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन में भी लेकर जाती है और कई दफ़ा दिल करता है कि छोड़ो, दफ़ा करो। ये नहीं ठीक हो सकता। कुछ इस तरह की भी मतलब बीच में थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सर मैंने अभी तक इसको गिव अप तो नहीं किया, मैं कर रही हूँ। हम देखें हम कितनी कामयाबी होती है, मुझे किसी जगह पे हो भी जाती है और जब होती है तो बड़ी खुशी होती है कि अच्छा शुक्र है यहाँ पे याद आ गया और कर लिया इसको। हाँ, तो इस तरह की उनको सर मेरी नोटिस कुछ ज़्यादा चल रही करने है। लग पड़े। एक तो ये नोटिस ज़्यादा करने लग पड़े। दूसरा एक और काम करें, आप ये देखें कि वो जो आप जिस चीज़ के मामले में यू फेल्ट दैट यू एक्चुअली सक्सीडेड इन योर एफर्ट, जो आप करना चाह रही थी वो अचीव भी हो गया, वो या ये कि एफर्ट हुई, और जब हुई तो ज़ाहिर है, जो दूसरी बात है उधर तो असल में एफर्ट हो नहीं सकी, यू वर नॉट कॉन्शियस, यू गॉट कॉन्शियस लेटर। आपने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देनी है कि वो जिस चीज़ में आप कॉन्शियस हो गई, वो क्या किया था आपने उसमें, यानी डिड यू प्लान फॉर इट कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है तो मुझे इसके बारे में तैयार हो जाना चाहिए, या ये कि क्या किया था, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है आपने। ठीक है, एंड थिंक अबाउट इट कि वो जो आपका मेथड है जो विच इज़ वर्किंग इन वन थिंग एंड इज़ नॉट येट वर्किंग इन द अदर, वो वहाँ पर असल में व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यानी वो क्या चीज़ है जिससे कि आप वक्त से पहले तैयार हो जाती हैं बाज़ जगहों पे, और उधर आपकी एफर्ट भी ठीक वक्त पे हो जाती है, और वो क्या चीज़ है कि वो दूसरी जगह मिसिंग होती है। ये मैं बात वाज़े कर सका हूँ जी, अभी इसका जवाब नहीं मांग रहा, ये बात वाज़े हो गई। जी सर। सर मुझे ये बताएं कि इसमें यानी जिस जगह पे फेलियर हो रहा है वहां पे मेरी इमेजिनेशन की एक्सरसाइजेस जो है वो अगर मैं करूं काम कर सकती हैं तो जी, वो काम कर सकती करेंगी हैं। जी। यानी वो इमेजिनेशन का मतलब ये है कि इस तरह की सिचुएशंस हैं, दो चीज़ें काम कर सकती हैं अगर, तो ये वो वाली जो आप जिधर आपको लग रहा है कि वो एफ, इसको फेलियर ना कहें, इसको ये कहें कि आफ्टर द इवेंट कॉन्शियसनेस पैदा होती है। यानी असल में मैं अगर बात ठीक समझ रहा हूँ तो ऐसे ही है ना, कि आफ्टर द जी इवेंट सर ऐसे ही यू है। बिकम कॉन्शियस कि मुझे तो ये करना चाहिए था,
और वो करने का मौका निकल चुका होता है। ये बात ठीक है? जी जी हाँ, तो सर, अगर तो वो ये इस ठीक है। ये रेगुलर है, अगर तो ये रेगुलर है, तो फिर इसका एक बहुत बड़ा जो इसमें हेल्पफुल चीज़ हो जाएगी वो ये इमेजिनेशन ही है, कि आप उसके बारे में तैयार हो जाएं अपनी इमेजिनेशन से कि जब ये वाकया आइंदा होगा तो मैंने क्या करना है। ठीक है? यानी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा और उस सीन को जितना आप ज़्यादा एलेबोरेटली इमेजिन कर सकें करें, दैट विल हेल्प, दैट विल एक्चुअली रिमाइंड यू इन द मोमेंट कि अब वो टाइम आ गया है कि वो करना है। लेकिन अगर ये एक रेगुलर चीज़ नहीं है, तो फिर ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आदमी मिसाल के तौर पर लोगों से मिलने जा रहा है। ठीक है जी, आप किसी के पास जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक्स जो हैं मेरे, वो थोड़े से मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं उन पे कर्टेल करना, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा प्री प्लान कर लूँ। ये अगेन, ज़िंदगी में एक जो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं वो कई दफ़ा दूसरों से टूटती हैं, कई दफ़ा अपने आप से भी टूटती हैं। अपने आप से जो टूटती हैं उनको हम फेलियर्स कह रहे हैं, और उनसे हमने सीखना है। यानी मिसाल के तौर पर मैं इसके लिए तैयार होके गया कि मैंने इस इशू पर बात अगर होगी तो नहीं करूँगा मैं, जब तक कि इफ़ समबडी डज़ नॉट आस्क माय ओपिनियन आई एम नॉट गोइंग टू गिव माय ओपिनियन। लेकिन वो इशू तो कंट्रोल हो गया, लेकिन एक और इशू पे बात हो गई और जज्बाती तौर पे हो गई। तो व्हाट व्हाट विल हैपन इज़ दैट मेरी जो वो है ना, उसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा अब ये, कि जो मैंने अभी तक रखे हुए थे टॉपिक्स जो जो जिस पे मैं जज्बात में भड़क उठता हूँ, उनमें एक और टॉपिक भी ऐड हो गया। आई विल बिकम मोर कॉन, सो आई कैन यूज़ दिस फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन टू बिकम बेटर। गिव अप करने का तो आपने आपने एक जुमला बोला, अभी तक गिव अप नहीं किया, तो डोंट वेट फॉर दैट। ये इसको लुक फॉरवर्ड भी नहीं करना, गिव अप का तो सवाल ही नहीं है। गिव अप किया तो फिर तो अपने आप को, जिसको आप कहते हैं ना कि अपने आप को हलाकत में डाल दिया। ये नहीं कर सकते, ये तो अफोर्ड, ये इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते। प्लान करते जाएंगे, व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट एल्स कैन आई डू। दिस इज द क्वेश्चन दैट विल कीप सर अस ये अलाइव। इस तरह की जितनी भी, सॉरी सर, सर जितनी भी सिचुएशन इस तरह की क्रिएट होती है ना सर, इसमें मैं थोड़ा, मैंने देखा है कि मैं पैनिक में भी जाती हूँ। यानी मुझे थोड़ा सा क्योंकि वो नियर टू परफेक्शन वाली जो बात है ना, वो शायद प्रॉब्लम बन जाती है या क्या। लेकिन थोड़ा सा पैनिक भी कर जाती हूँ, तो पैनिक शायद करती हूँ तो शायद इस वजह से भूल जाती हूँ कि भाई इस वक्त जो है वो मुझे इसको कंट्रोल करना था और इस तरह से। आप ये देखिए परफेक्शन के बारे में, एक तो ये कि इसको रिकग्नाइज तो आप भी करती हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आपसे छुपी हुई होगी, परफेक्शन तो नहीं अचीव होनी। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, ठीक एक है। बात। अब दूसरी बात ये है कि हम या तो परफेक्शन को, वी कैन बिकम, लाइक वी कैन प्रोजेक्ट परफेक्शन वेयर देयर इज नन। दूसरों को हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन है नहीं वैसे। तो ये भी कोई बहुत अच्छा एटीट्यूड नहीं है। तो क्या फियर है, रियलिटी जाहिर करने में क्या फियर है, इस पे गौर कीजिएगा। यानी अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या होगा? लेट्स से मैंने एक एफर्ट की। सर ये मैं आपको, हाँ। सर ये एग्जाम्पल मैं बताऊं कि हुआ क्या था तो जिसमें ये प्रॉब्लम इस तरह का मुझे ओके। क्रिएट हो जाता है। ओके। अब ठीक सर है। हुआ ये था कि मैंने घर पे दावत की हुई थी, मेरे घर पे कुछ गेस्ट आने थे। और मैंने कहा मैंने एक रेसिपी किसी से ली, मैंने कहा यार मैंने सैलेड बहुत अच्छा सा बनाना है, तो मुझे बताएंगे रेसिपी मुझे दे, मैंने सैलेड बना। उन्होंने मुझे रेसिपी दी। अच्छा, उस रेसिपी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो कुछ अवेलेबल घर पे थी और कुछ नहीं थी। स्टोर जाने से पहले मैं अपने मेड को मैंने कहा देखो, जो चीजें भी चाहिए ना मुझे बता दो कि इसमें मतलब मैं जा रही हूँ, मैं वहां से खरीद के लेके आ रही हूँ, चीजें कंप्लीट मैंने करनी है। तो वो मैं गई और मैं जाके ये चीजें कंप्लीट करके ले आई सारा अब ये कि अभी जैसे गेस्ट के आने में 1 या 1.5 घंटा रह गया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं फ्रेश बनाऊंगी। मैं जब किचन में गई और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अपने सामने जब रख लिए, तो उसमें मेन एक इंग्रेडिएंट था कि उसमें जो है वो बॉइल्ड चने जो थे वो डलने हम्म। थे। अब मेरे जहन में ये था कि मेरे फ्रीजर में बॉइल्ड चने पड़े हुए हैं। यानी वो हम्म। मैं हर वक्त उसको मैं कहती हूँ अपनी मेड को कि तुम बॉईल करके फ्रीज कर दिया करो। अब जब मैंने उसको स्टार्ट करना शुरू किया और मैंने उसे कहा कि अच्छा, मैंने बिल्कुल ऐसे समझा कि है, मैंने उसे कहा अच्छा वो ले आओ। हम्म। मेरा बाजी वो तो नहीं है, तो खत्म हो हम्म। गए थे।
तो मैंने कहा मैं हम्म बॉईल करके दोबारा नहीं रखे? उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं रखे। वहां से मुझे जो है वो हम्म अब ट्रिगर हुआ कि यार मैंने इतनी एफर्ट किया, मैं गई, मैं सब कुछ लेकर आई और अब हर हम्म चीज है मेरे पास, सामने मेरे पास पड़ी हुई है, ड्रेसिंग्स के लिए सब चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और राइट उसकी वजह से फिर मैंने पैनिक किया, और पैनिक करके फिर मैंने जहां जहां गुस्सा निकल सकता था वो मैंने निकाला। लेकिन उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने उसके साथ तो रेसिपी शेयर नहीं की मेट के हम्म साथ। उसको तो हम्म मैंने नहीं बताया कि चने एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट है इसका। तो हम्म मुझे ये बताओ कि वो पढ़े हुए कि नहीं, मैंने एक दफा कंफर्मेशन उसकी भी कर लेनी चाहिए थी। मैंने राइट अपने तौर पे ये अज्यूम किया कि ये हैं और वो नहीं थे। राइट। मतलब इस तरह की छोटी छोटी जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ये देखिए, इसमें इसमें आपने क्या करना है, यानी ये ज़िंदगी में वाक़यात हो जाएंगे, इस तरह के वाक़यात हो जाएंगे, कभी मेरी गलती से, कभी किसी और की गलती से। जो चीज़, जब एक चीज़ का असर जो होना था वो हो चुका, एंड इट एक्चुअली क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड पैनिक, कहें उसको फ्रस्ट्रेशन, कहें उसको डिसअपॉइंटमेंट कहें, वो जब पैदा हुई, तो अब आप देखिए कि उसके अंदर वी स्टार्टेड लिविंग इन दैट फीलिंग, जिसके नतीजे में ये सारी गुस्सा निकल गया, बात हो गई, कहीं पे ताना मार दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, ये सब कुछ उसके नतीजे में हो रहा है। बट हाउ अबाउट लेट से, अगर मैं वो जो 2 घंटे रह गए थे उसमें मैं ये देखती कि मेरे पास और क्या ऑप्शन हैं, व्हाट कैन आई डू नाउ, मैंने क्या करना है, मेरे पास क्या कोई तरीका है, कहीं पे बॉइल्ड ये चिकपीस मिल जाएंगे, ये जो चीज़ है अगर मैंने उस वक्त ढूंढ लूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कहीं से हो जाए। अच्छा, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो लेट्स नॉट फ्रेट ओवर इट। ये जो एस्पेक्ट है, यही इसी चीज़ को मैं, ये जिसको मैंने भी आपके साथ शेयर किया ना, कि एक्सपेक्टेशंस खराब हो गई हैं किसी भी वजह से, अपनी वजह से, किसी और की वजह से, तो अब उसमें एक्सेप्टेंस, ये इसकी तरफ आना है। एक्सेप्टेंस का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अब मैं बैठ जाऊंगा और मैं कहूँगा कि पे अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू, एंड देन डिवोट टाइम टू दैट, मे बी इट विल वर्क, एंड इफ इट डजेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉस्ट निकल आएगी, इसके ऊपर भी गौर कर लें। ये इससे बहुत तकवीत मिल जाएगी आपको। जी सर, ये सर मैंने उस वक्त फिर हुआ ना ब्रेनस्टॉर्मिंग एकदम से हुई कि अच्छा आप क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा यार आपके पास पड़े हैं, ये हम्म भी हो गया। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर एकदम से ख्याल आया कि कैन चने जो है हम्म जो कैन के अंदर मिल जाते हैं, राइट। वो भी अवेलेबल होते हैं बाजार में। फिर वो मैंने जल्दी से किसी को बिल्कुल भेजा, मैंने कहा यार पता करो अगर वो बिल्कुल। मिल जाए। तो वो मिल गए। तो वो हम्म जब मतलब एक चीज कंप्लीट हो गई ना, वो उसमें से मैं निकल आई, तो फिर मुझे हुआ कि मतलब मुझे यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। और फिर बिल्कुल। ये हुआ, और उसके बिल्कुल साथ ये हो गया कि एक वो मेरे साथ खड़ी हुई मुझे वो करा रही थी, असिस्ट करा रही थी। तो मैंने लीव्स लेकर आई हुई थी एक स्पेशल जो उसमें डलने थे, तो वो मैंने रखे हुए थे। अब उसको मैंने कहा कि अच्छा तुम साथ साथ चीजों को समेटती जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उसमें ना हो, किचन में मैस ना हो जाए। तो उसने वो लीव्स उठाए और उसने डस्टबिन में फेंक दिए, और वो मैंने सैलेड के अंदर डालने थे। तो मैंने वो 1 मिनट के लिए मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मैंने कहा वो कहाँ गए, वो पत्ते कहाँ गए? उसने कहा बाजी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे कहा ये सब कुछ साफ कर दो। हम्म तो मैंने कहा यहाँ पे पड़े हुए थे, पत्ते पड़े हुए थे यहाँ पे, वो किधर गए? उसने कहा वो बाजी वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। हम्म तो अब वो भी मेरे लिए एक अजीब सी सिचुएशन थी कि एक चीज मैं खरीद के लेके आऊँ, अच्छे खासे एक्सपेंसिव लीव्स थे, तो मैंने कहा यार तुमने उसमें फेंक दिए। हम्म, तो बिल्कुल इस ठीक। तरह की सिचुएशन, अब उस पर भी मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा तुमने कभी किचन में काम नहीं किया किसी के साथ, और ये और वो इस तरह की। ये बाद में फिर मैंने सोचा कि उस बेचारी को क्या पता, वो उसने कभी सलाद राइट खाए इस तरह राइट। के नहीं होंगे। उस बेचारी बिल्कुल को क्या पता कि लीव्स वो वाले नहीं है। उसने कहा ये क्या गंदे से लीव्स हैं, उसे उठा के फेंक दिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है, बट टेक द लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक योर लेसन्स एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है सर। अब परफेक्शन की जो आपने बात की है, इसके ऊपर फिर ज़रूर कभी बात करें कि व्हाट इज़ द फियर, अगर परफेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, इस पर ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू जी। जी सर। जी सर, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया।
दो चीजें मोहित साहब, फिर आई गॉट रिमाइंडेड अभी बहन के इस पूरे एक्सपीरियंस से, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। जो जो पैराडाइम आप जिस तरह हमें सिखा रहे हैं, उसमें दो चीजें मेरे लिए बड़ी प्रोफाउंड हुई। एक ये कि हर मामला हमारा फंडामेंटली हमारे और अल्लाह ताला के बीच में, हम्म, और इससे इन ऑल ऑनेस्टी मुझे मामलात बड़े आसान महसूस होने लग जाते हम्म, हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ तो चलता है। गलती के मामले में लोगों के सामने तो बेइज्जती से भी डर लगता है, शर्मिंदगी की भी फियर होता है, अननोन का भी फियर होता है। अल्लाह ताला के मामले में तो आपको पता है कि उतना देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। जो दूसरा पैराडाइम है आउटकम वर्सेस एफर्ट का, वो भी बहुत प्रोफाउंड है। हम्म, कि अगर मैं उसको इस तरह से फ्रेज करूं कि परफेक्शन ऑफ आउटकम को रिप्लेस कर दें हम बहुत अच्छी बात। एक्सीलेंस ऑफ रिस्पॉन्स से। हम्म, और एक्सीलेंस ऑफ रिस्पॉन्स की ब्यूटी ये है कि उसकी इन्फिनिट अपॉर्चुनिटी हर वक्त मौजूद होती है। बहुत कि आला बात। अगर मेरा पहला रिएक्शन किसी सिचुएशन को बहुत बुरा हो भी गया, तो अगले ही लम्हे अब फिर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी कि अब मैं इस सिचुएशन को जहां मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है को फौरन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स देके तो मामले को दूसरी तरफ मोड़ लूं। कि जी मैं बच्चे पे बरस पड़ा, या मैंने बेगम के साथ खुश्क रवैया रख दिया, या ट्रैफिक में किसी को मैंने मतलब ना रास्ता काट दिया उसका, या गुस्सा दिखा दिया, या तो बिल्कुल। अगली लम्हे फिर वो अपॉर्चुनिटी आ गई। अच्छा, दूसरे लम्हे मिस हो गई तो तीसरे लम्हे फिर आ गई एग्जैक्ट। एक्सीलेंस ऑफ रिस्पॉन्स की अपॉर्चुनिटी। और वो सडनली मैंने देखा, मेरे लिए तो ये होता है कि वो आ, मामला जो है वो शेम से और एम्बैरेसमेंट से सेंस ऑफ अचीवमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इट टर्न्स आउट टू बी अ पॉजिटिव, वो रह जाती साथ कि मैंने गुस्सा किया, फिर मैंने माजरत कर ली। मैंने रास्ता काटा, लेकिन फिर मैंने उनको शीशा खोल के गाड़ी का तो हाथ से इशारा भी कर दिया कि माजरत में गलती हो गई, स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक मे बी दिस इज अ गुड फूड फॉर थॉट। ब्यूटीफुल पॉइंट जी, ब्यूटीफुल पॉइंट। अपनी उस जर्नी के अंदर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस पे ना फोकस करें, परफेक्शन ऑफ रिजल्ट्स नहीं, परफेक्शन ऑफ एफर्ट की तरफ लेके चलते हैं बात को। लेट्स डू दैट। एंड एक का मामला ख़त्म हुआ है तो अब अगला का अगली एफर्ट का मामला शुरू हो गया, ये देखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी अली ने, ये ज़रूर इसको गौर से सुनिएगा, ये बड़ी डीप बातें करते हैं। जी फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर एक छोटा सा सवाल पूछना था कि सर जर्नलिंग के अलावा भी कोई टूल है टू हेल्प इन दिस जर्नी? मुझे इसमें इट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी अ लॉट, और इसमें बड़ी तेज़ी से होता है। एक तो ये होता है कि इसमें आप जर्नलिंग कर नहीं सकते इवन फॉर योर ओन सेल्फ, इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रेजेंट दिस डॉक्यूमेंट टू एनीबडी एल्स। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है क्लैरिटी ऑफ माइंड का, आपके लिए लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएं। अच्छा, और फिर दोबारा पढ़ेंगे उसको और उसको ठीक करते जाएंगे तो दिस गिव्स यू मोर क्लैरिटी। और दूसरा जो है मेरे ख्याल में एक अजीब व गरीब मिथिकल सी, ये मिस्टिकल सी चीज़ है ये, कि उसका असर बहुत ज़्यादा होता है जी। तो मैं इसको बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में करके देख लें, ट्राई करके देख लें। आई कैन नॉट से दिस कि ये इसका अफेक्ट उतना ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट कैन अफेक्ट, बिकॉज है तो वो रिफ्लेक्शन ना, रेट्रोस्पेक्टिव इंट्रोस्पेक्टिव रिफ्लेक्शन है जिसको कि आप बयान करेंगे, तो उसको करके देख लें, इट माइट हेल्प, बट डिग्री ऑफ हेल्प माइट बी अ लिटिल डिफरेंट। ठीक है सर। अच्छा सर, एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। जी अभी जी। जो अंबर जिस तरह बात कर रही थी, सर मैंने एक आई थिंक 9th या 10th में मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा था। छोटा सा था, और उसके अंदर वो एक माँ है जो कि अपने 2 साल के बच्चे की बर्थडे प्रिपेयर कर रही है, और सब सब कुछ हो जाता है, मेहमान आ गए होते हैं सब। वो केक लेके आ रही होती है, शी ट्रिप्स, और वो केक
गिर के तो सारा टूट जाता है। तो उसका जो जो मॉरल था ना, उस बंदी का जो माइंडसेट था, उसने अपने आप से कहा कि इट डज नॉट मैटर, और उसने बाकी पार्टी उसी तरह की, कपकेक लाके वो काट लिया और सब कुछ कर लिया। और उसने कहा कि मैंने ये लिखा हुआ है एक जगह पे, जब भी मुझे ये लगता है कि अच्छा ये क्या हो गया, तो आई जस्ट रीड दैट इट डज नॉट मैटर। वाह तो वाह। सर उस वक्त से दिस हैज बिकम, आई मीन, अ हेल्पिंग टूल फॉर मी टिल टुडे। एंड सर इट हेल्प्स सो मच। तो अभी राइट। मैं अंबर की बात सुन रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि दिस इज वन थिंग which has always helped me, कि एक मिनट बहुत ही के लिए अच्छी मैं बात रुकती हूँ और अपने आप को है, कहती हूँ बहुत ही कि अच्छी बात। करियर डज नॉट मैटर, बिकॉज यू नो हम्म। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिससे कोई आसमान टूट पड़ेगा या कुछ हो जाएगा। Absolutely, absolutely. That is what we have to keep reminding ourselves. वो किसी की एक बड़ी खूबसूरत किताब है, मुझे नाम बंदे का नहीं याद आ रहा। इट्स बेस्ड ऑन स्मॉल आर्टिकल्स, एक एक दो दो सफ़े के आर्टिकल्स हैं। उस किताब का नाम है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, और फिर उसकी टैगलाइन है मोस्ट ऑफ द स्टफ इज स्मॉल स्टफ। ठीक है, वी आर एक्चुअली स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर इंस्टेंस, इसी पे देखिए, ये एक बड़ा वाकया है। आपके घर में एक फंक्शन है, लेकिन एक चीज़ खराब हो गई, सैलड ठीक नहीं बना, तो और या बहुत ही अच्छा बन गया, तो फिर क्या होगा? दोनों सूरतों में इट्स अ स्मॉल स्टफ। इन द अल्टीमेट, you know, broader vision of things, in your broader vision of your own life, it's a small stuff। कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। तो इसको थोड़ा सा, इस पर्सपेक्टिव को ज़रूर लें, अपने अंदर ऐड करें कि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं जो हम उस वक्त जब टनल विजन में खड़े हो जाते हैं, तो जितनी इम्पॉर्टेंट लग रही होती हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेंगे तो पता चलेगा कि ये तो शायद याद भी नहीं रहेगी। यानी थिंक अबाउट इट, 5 years डाउन द रोड ये वाकया कितना याद रह जाएगा। ठीक है जी, कोई भी वाकया हो, कितनी हैसियत होगी इसकी मेरी ज़िंदगी के बनाने में, मेरे लिए आखिरत की जो जवाबदेही है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। इस एस्पेक्ट को ना बहुत ज़्यादा ज़िंदा करें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये हम सब के लिए लेसन है, वाकई सबके लिए लेसन है। जितनी चीज़ें हम स्प्रेड कर रहे होते हैं, जिन पे कभी गौर करके देखें, इन द लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स दे होल्ड नॉट सो मच इम्पोर्टेंस। आपकी अपने लिए भी नहीं होंगी। ट्रू। बल्कि मोहित साहब, ये वापस वो जो तस्लीम वाला आपने बिल्कुल शुरू में शेयर किया था ना, उससे कनेक्ट हो जाता है कि इट डजंट मैटर बिकॉज इफ इट डिड तो गॉड वुड टेक केयर ऑफ इट। राइट, बिल्कुल। जी सलमा, अपन म्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे यहाँ पर एक फिर रहनुमाई चाहिए है कि आपने एक बार काफ़ी पहले की, मेरे ख्याल है पिछले साल की ही बात है, एक आपने हम लोगों को 3 कॉलम दिए थे जिसमें आपने हमें बताया था कि किस करेक्टर पे आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं। सर मुझे जी उस प्रोग्राम का नाम याद नहीं है, लेकिन हमने कॉलम बनाए थे और उसमें हमने अपने आप को लिखा था कि हम यहाँ पर जो है वो ठीक करना चाहते हैं, या यहाँ हमारा ये एम है कि हम एक अच्छे इंसान बने और दूसरे के दिल में जगह बनाए। लेकिन सर वो तो फेल हो गया पूरा, मेरे साथ तो फेल हो गया बिल्कुल। जिस चीज़ को मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो बिल्कुल फेल हो गया। तो अब जो है वो फीलिंग ये होती है कि जो डिप्रेशन थोड़ा सा आता है ना तबीयत के अंदर, के दिल एकदम भर आता है और कि मैं यहाँ नाकाम हो गई। तो उस नाकामी को कवर भी अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सामने वाला फैसला कर लेता है कि उसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है तो निकालना है। तो वहाँ पर जो है वो एफ़र्ट्स जो हैं वो किस तरह फिर ज़िंदा रखें हम उन एफ़र्ट्स को। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने आप को ये चेक करते रहते हैं कि कहीं हमारी किसी चीज़ से तकलीफ़ ना पहुँचे, सामने वाले को किसी बात से ना पहुँचे, किसी एक्शन से ना पहुँचे, बल्कि जितनी हम आसानी पैदा कर सकते हैं उतनी आसानी पैदा करते हैं।
और ये चीज़ सर मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा, ये तो आपके प्रोग्राम में आने से पहले भी रखी है कि ना आसानियाँ पैदा करनी है चाहे कुछ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी ना, तो वहाँ तो लोग बड़े हीलो इज्जत से काम लेते थे ना, कि एक बंदा अगर काम के लिए आया है तो उसको बस अब भगाओ और बोलो कि 8 दिन बाद आना, 6 दिन बाद आना, इस तरह से इसका काम फौरी तौर पे नहीं करना, चाहे कितना ही बड़ा स्कूल क्यों ना हो। लेकिन ये कि ऐसा करते थे, यानी हमारे अंडर में जो सपोज़ के सर्टिफिकेट चाहिए है तो उसको उस वक्त नहीं बना के देना, हालांकि काम नहीं है, लेकिन नहीं बना के देना, नहीं अब आप परसों आ जाइए, आप 3 दिन बाद आ जाइए। तो मैं ये नहीं होने देती थी। यानी मैंने उस वक्त भी यही अपनी ज़िंदगी का वो था कि आसानियाँ पैदा करनी है। लेकिन यहाँ जब अपने घर के अंदर जो है वो इस चीज़ को अप्लाई किया, तो यहाँ तो मैं फेल हो गई, बुरी तरह से फेल हो गई। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जब दिल गिरफ्तार होती हूँ इस सोच के साथ कि मैं नाकाम हो गई हूँ, तो नाकामी जिसको आप कह रही हैं ना, अगर आपने ये टारगेट रखा हुआ होगा कि मेरा ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, तो इसमें तो नाकामी हो सकती है। ये टारगेट कभी नहीं होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप के लिए। ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो। आप उस रिलेशनशिप को अच्छा नहीं कर सकते, ये आपके बस में नहीं है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो आपकी अपनी इनपुट है उस रिलेशनशिप में। नाकामी तब होगी कि आपकी इनपुट गलत हो गई है। रिलेशनशिप अच्छा होना या नहीं होना, इसमें तो दूसरा शख्स इन्वॉल्व हो गया ना। इसको तो आप टोटली इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, देयरफॉर इट शुड नॉट बी अ टारगेट। आपका टारगेट ये होगा कि मैंने अपना इनपुट इस रिलेशनशिप में बेहतरीन करना है। वो क्या हो सकता है? अगर तो उसमें कमी हुई है तो आप ये इसके बारे में कह सकती हैं कि मेरी वो एफर्ट ठीक नहीं थी, वो मैंने उस एफर्ट को ठीक नहीं किया, उसको सही डायरेक्शन नहीं दी। तो वो तो एक नौयत की सेटबैक कहें उसको, नाकामी कहें, वो होगी। लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं निकले, रिजल्ट्स मेरे हाथ में है नहीं। तो आपको अगर किसी ने ये कह दिया है कि मेरे साथ अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो अपने दिल में उसके लिए ग्रज ना रखें। ये आपका काम है, ये एफर्ट है जो आपकी एफर्ट है। आपने जब मौका आए, अगर कोई ऐसा ताल्लुक है कि जिसके बारे में आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की पसंद के खिलाफ होगा, बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो उसमें आपने वो काम करना है जो आप समझते हैं ठीक है। इसके नतीजे में दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है। ये कभी आपका टारगेट भी नहीं होना चाहिए। हमारी अक्सर ज़िंदगी में जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो असल में दूसरों से रिलेटेड होते हैं, और वो इस वजह से हम फ्रस्ट्रेट भी ज़्यादा होते हैं। उसमें हम एफर्ट भी नहीं कर सकते, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो उसके नतीजे में वो जो रिएक्शन हैं वो भी सारे नमूदार हो जाते हैं। सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ टू ब्रिंग इट बैक टू योर सेल्फ। मैंने क्या करना है, उसने ये कह दिया है, तो अब मैंने क्या करना है। एक गुंजाइश थी मेरे अंदर, मेरे पास बहुत सारी। आज वो गुंजाइश अल्लाह ताला के हुक्म से, किसी की वजह से, किसी की गलती की वजह से जो मेरे सामने अब सिचुएशन आ गई है, वो ये कि वो गुंजाइश कम हो गई है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी भी कम हो गई है उसके मामले में। लेकिन जो ज़िम्मेदारी है उसको आज ही पूरा करें। बस रिजल्ट्स पे फोकस ना करें, आउटकम पे फोकस हो गया। जैसे ये रिलेशनशिप को अच्छा करना एक आउटकम है, आपकी क्या एफर्ट होगी उसमें। उसमें कोई कमी हुई है तो उसको फेलियर कहें, उसमें कमी नहीं हुई तो वो फेलियर नहीं है। रिजल्ट आपके तो हाथ में इसका नहीं। फैसला तो सर अल्लाह ताला भी करेंगे ना, कि मेरी कितनी एफर्ट थी, और नहीं, मैं वो तो करेंगे, मैं वो कहाँ तो करेंगे। काबिल थी। जी जी। लेकिन लेकिन वही सामने वाले बात ने है, तो फैसला सुना दिया। उस नहीं, देखिए, सामने वाले ने फैसला सुनाया, ये मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। तो उसने क्या फैसला करना है? यानी आपने जो फैसला करना है वो ये करना है कि मेरी तरफ से कोई कमिट में अपनी एफर्ट में कमी तो नहीं हुई। ये फैसला अल्लाह ताला करेंगे आखिरत में। लेकिन वो भी क्या करेंगे, वो भी आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक ही करेंगे ना। तो आपने इस दुनिया की ज़िंदगी की हद तक ये देखना है कि व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू मोर। ये बस सोचते जाना है, दिस इज़ व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल। आप जैसे ही इस कंट्रोल से बाहर निकल के किसी चीज़ से परेशान होंगे, तो उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि जो आप पे कंट्रोल में ही नहीं है। वो खुदा के फैसलों में परेशान होने के मुतरादिफ है। जी सर, ऐसा ही है बिल्कुल। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसको ये फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। किसी भी अफेक्टिव ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लेना कि क्या चीज़ मेरे टारगेट करने की है और क्या नहीं है।
यानी जैसे ही मैं रिलेशनशिप को टारगेट करूंगा तो मेरी मेरी तवज्जो का मरकज़ दूसरे का रिस्पॉन्स हो जाएगा। मैंने अपनी तवज्जो का मरकज़ अपनी एफर्ट, अपने प्रिंसिपल्स, अपने तरीके पे रखना है। बस जी सर, इंशाल्लाह। आसानियाँ पैदा करे जी अल्लाह ताला। हाँ, बस ये जब हम आपसे मिलते हैं और अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं तो हमें ना मिलता है फीडबैक, वो एक हौसला मिलता है कि हमें जो है ना वो मायूस नहीं होना, हमें कोशिशें जारी बिल्कुल रखनी है, बिल्कुल, हमें जो है वो तवक्कुल अल्लाह ही पे रखना है और अल्लाह सब इंशाल्लाह कुछ देख रहा है, हमारी कोशिश भी और हमारे काम भी। और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा हमें, यहाँ नहीं तो वहाँ। और इंशाल्लाह जी। अली तो वाकई बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। सर ये आपकी सोबत का असर है या पैदाइशी ऐसे है? दोनों का ये म्यूचुअल असर है जी। अच्छा, नहीं। आपने देखा नहीं, मेरी बातों में भी हिकमत बढ़ गई, बेहतर हो गई अब। इंशाल्लाह नहीं नहीं, ये आप तो ये सर है। म्यूचुअल असर, ये कॉन्वर्सेशंस का असर होता है जी। ये इसके ऊपर, इससे कोई भी इस्तिस्ना नहीं है, कोई भी इस्तिस्ना नहीं, अनलेस कि आप बात सुनी ना रहे हो, फिर और बात। कॉन्वर्सेशंस का असर तो हो जाता है, दोनों पर ही होता है। अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे हमेशा। थैंक यू जी। आमीन। शुक्रिया सर। शुक्रिया जी। हमारा आज का वक्त खत्म हो गया। मोहित साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राफिया थैंक आपका यू जी। हैंड रेज्ड है, मैंने नोट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप पहले हैंड रेज कर लीजिएगा, विल गिव यू द फर्स्ट टर्न। थैंक यू इंशाल्लाह। एवरीवन, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज़। खुदा हाफिज।